In previous video, we have studied about the how plants grow from other parts of plants. Okay. Now onion and ginger are also underground stems from which new plants grow. अब ये अनियन एंड जिंजर क्या होता है, उसको कभी आप लोगों ने ऊपर देखा है होते हुए? नहीं. वो कैसे होते हैं? वो अनियन और जिंजर दोनों भी ज़मीन के अंदर होते हैं और वो क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. स्वीट पोटैटोज एंड कैरोट्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और स्वीट पोटैटो और कैरोट जो होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वही न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं. द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक द ब्रायोफाइलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब देखो ब्रायोफाइलम लीव्स आपने देखा है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो क्या देखोगे कुछ दिन के बाद कि ब्रायोफाइलम लीव्स से वो बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उस बर्ड से क्या होता है? एक न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रो कर जाता है. ओके. अब देखो यहाँ पे कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं. अगर हम लोग इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे? द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड, हम सब ने पढ़ा था कि सीड को का अगर सीडलिंग में डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मिनेशन. ओके. अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एयर, मॉइस्चर, सीड, वाटर एंड वार्मथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. अब हम जानते हैं कि अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन होता है? एयर, वाटर एंड वार्मथ. तो इसका आंसर क्या होगा? एयर. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन. सीड्स ऑफ कॉटन आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, विंड एंड एक्सप्लोजन. अब देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा था डिस्पर्सन में कि जो सीड्स होते हैं कॉटन के उसमें हेयर्स होते हैं और वो लाइट वेट होने के कारण से वो किसके द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं? वो विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? विंड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. सम प्लांट्स लाइक रोजेस ग्रो फ्रॉम रूट, लीफ और स्टेम कटिंग्स. अभी जैसे मैंने बताया कि स्टेम कटिंग से हमारा रोज़ ग्रो करता है, सुगर केन ग्रो करता है और हिबिस्कस ग्रो करता है. तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेम कटिंग्स. ओके. नाउ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. Plants of one kind grown in a particular area or regions during a particular period are called crops. जैसे देखते हो ना खेत में जब फसल लगी होती है तो क्या होता है? जब गेहूं का समय होता है तो सिर्फ गेहूं ही होते हैं, उस वक्त चावल नहीं उगाया जा सकता है. उसी तरह से जब चावल का समय होता है उस वक्त गेहूं नहीं उगाया जा सकता है. उसी तरह से ये क्रॉप्स क्या हुए कि प्लांट्स ऑफ वन काइंड, मतलब एक तरह के ही काइंड के प्लांट जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स. ओके. फार्मर्स क्या करते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं. क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स. अब देखो जो क्रॉप्स नवंबर से लेकर के अप्रैल में ग्रो होते हैं वो उन क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स या फिर विंटर क्रॉप्स. और उसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? जैसे व्हीट होता है, गेहूं या फिर ग्राम. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स और मानसून क्रॉप्स. और ये क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप और मानसून क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रॉप्स जो होते हैं वो जून से अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं. जैसे राइस, मील, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स. Vegetables like the cabbage, cauliflower, radish, bean and pea grow during winter. और ये जो वेजिटेबल्स होते हैं ये सब कब ग्रो करते हैं? विंटर सीजन में ग्रो करते हैं. देखते हो हम लोग को जो मटर होता है या फिर फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है, वो ज़्यादातर हमें कब मिलते हैं? विंटर सीजन में मिलते हैं. वेजिटेबल्स लाइक द ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गोड ग्रो इन समर. और इस टाइप के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो समर सीजन में हमें ज़्यादा मिलते हैं. ओके. और उनको उसी टाइम में ग्रो किया जाता है. डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. और जो डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स, वो सिर्फ डिफरेंट क्लाइमेट और सीजन्स में नहीं ग्रो करते हैं बल्कि उनके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स की भी ज़रूरत होती है. कुछ जो होते हैं वो क्ले सॉइल में होते हैं, कुछ रेड सॉइल में होते हैं. तो उसी तरह से सॉइल जो है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में. ठीक है. ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. इफ़ वी नो द कंडीशंस दैट आर सूटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स. और अगर हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा कंडीशन नेसेसरी होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उसको एक बेटर क्रॉप बनाने के लिए, तो वो हम उसको
उस इन्वायरमेंट में, उस कंडीशंस में अगर हम ग्रो करें तो वो अच्छे से ग्रो होगा। राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले सॉइल which holds plenty of water. That is why rice is grown in and around West Bengal. अब देखो ये जो राइस एंड जूट है वो क्ले सॉइल में ग्रो होते हैं। विच क्या होता है कि विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। और देखते होगे कि हमेशा जो राइस होता है वो कहाँ होता है, जैसे हम लोग भी पहले भी बोल चुके हैं कि राइस हमारा क्या है, खरीफ क्रॉप है। क्यों खरीफ क्रॉप है? क्योंकि ये मानसून में ग्रो करता है। और यही रीज़न है कि जो राइस है वो वेस्ट बंगाल में या वेस्ट बंगाल के आसपास ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ऑन द अदर हैंड wheat is grown in the sandy and irrigated soil of पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और जो wheat है उसके लिए कौन सा सॉइल ज़रूरत होता है, सैंडी सॉइल या फिर इरीगेटेड सॉइल। और ये जो दोनों सॉइल हैं, टाइप्स के जो सॉइल है, सैंडी सॉइल और इरीगेटेड सॉइल, ये हम लोग को कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ओके, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल like that of Rajasthan. Cotton grows well in the black soil of central and western India. अब देखो उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग और पंजाब में वीट को का ग्रो जो होता है वो कल्टीवेशन अच्छे से होता है, उसी तरह से ज्वार और बाजरा जो है वो राजस्थान के सैंडी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है और ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ग्रो करता है। टी के लिए मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत पड़ती है और टी हमेशा देखते हो ना वो हिली एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर स्लोप्स बने हुए होते हैं। और ये कहाँ पर होता है, आसाम और नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग में। कोकोनट ट्रीज ग्रोन इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा। और कोकोनट ट्रीज़ क्या होते हैं, वो कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं जैसे कि केरला और गोवा में। मेज ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन्स और हिल्स। और मेज कहाँ होते हैं, ड्राई सॉइल में ग्रो करते हैं। ओके, कहाँ पर, प्लेन्स और हिल्स में। अनियन एंड ग्राउंडनट्स नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। और अनियन और ग्राउंडनट के लिए वेल ड्रेन्ड जो होता है सैंडी सॉइल उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है, देखते हो ना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये खेती बाड़ी। ओके, प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर देखो हमारा पॉपुलेशन इंडिया का कितना है, कितने मिलियंस करोड़ हैं, 132 मिलियंस है, ठीक है। तो अगर उतने पॉपुलेशन के लिए कोई एक छोटे से रीजन में अगर कल्टीवेशन हो तो क्या हमारा पूरा का पूरा जो फीड का रिक्वायरमेंट होता है वो हो पाएगा, नहीं। तो इसीलिए प्लांट्स को ज़रूरत क्या है कि वो हमारे इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री को फीड करने के लिए उसको बड़े पैमाने पे ग्रो किया जाए। ओके, तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो यही जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स होता है जो एक लंबे पैमाने पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ओके, मैन्यूर इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और मैन्यूर जो होता है वो ऐड किया जाता है जिससे कि क्या होता है, सॉइल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू द सॉइल। और ये सब ऐड किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स ताकि उसके अंदर जो भी वर्म्स वगैरह अगर खेती में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या फिर अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो उसको मिलता है। हाउएवर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज द क्रॉप्स। और बोला गया है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और अगर हम सोचेंगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं तो हमारे खेत में उपज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो नहीं, ये गलत बात है। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने खेतों में तो क्या होता है, वो हमारे सॉइल को ही नहीं हमारे क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाता है। ओके, नाउ फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट यूज़। अब देखो एक हेल्दी और गुड क्रॉप के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, यूज़ हेल्दी एंड राइट सीड्स फॉर सोइंग। हमेशा कोई भी जो सीड्स अगर हम लोग सो कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको उगाने के लिए अगर डाल रहे हैं तो वो पके हुए होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। और उसके बाद हमें सॉइल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना होता है, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालने होते हैं, फिर सॉइल को इरिगेट करना होता है, फिर उसमें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स डालने होते हैं जिससे कि हमारा क्रॉप जो है वो अच्छे से खड़ा रह सके। इफ़ स्प्रेड प्रॉपर्ली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। और अगर हम लोग ने अच्छे से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को अगर स्प्रे किया हुआ है तो हमारे जो क्रॉप्स है वो पेस्ट से वो बच पाएंगे। हाउएवर टू मच
of pesticides and insecticides can be harmful to our health। और अभी जैसा मैंने बोला था कि excess of everything is injurious to health, तो उसी तरह से अगर हम एक बहुत ज़्यादा अगर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। अब देखो प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है स्टॉक क्रॉप्स को और सीड्स को कहाँ स्टोर किए जाते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स, पेस्ट सच एज लोकस्ट, ग्रासहोपर एंड कैटरपिलर्स एंड डिजीजेस। अब देखो खेत में फसल लगी होती है तो क्या होता है, कभी गाय भैंस बकरी खा जाते हैं, कभी बहुत सारे ग्रासहोपर या कैटरपिलर्स आकर के उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, कभी कभी पौधों में बीमारियां भी लग जाती है। तो बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। अब बड़े बड़े एनिमल्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको अगर हम लोग घर में जैसे लगाते हैं गेट वगैरह और पूरा घेर देते हैं चार दीवारी से, तो वैसे अगर हम लोग प्रॉपर फेंसिंग कर देते हैं तो बिगर जो एनिमल्स होते हैं जैसे गाय बैल बकरी वो सब नहीं आएंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। और अगर हार्वेस्ट हो जाने के बाद, कटाई हो जाने के बाद जो ग्रेन्स है उसको हम लोग को अच्छे से रखना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर नहीं आ पाए। दे हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स। और उन लोगों को उतना ही मॉइस्चर से ही नहीं, उन लोगों को हमें चूहे, मोल्स और बर्ड से भी बचा कर रखना चाहिए। ओके, स्क्विरल्स एंड इंसेक्ट्स टू, और उतना ही नहीं गिलहरी और इंसेक्ट्स से भी। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स। तो इसीलिए हमें उन लोगों को कहाँ स्टोर करना चाहिए, एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। और जैसे हम लोग को अगर एक छोटा बच्चा हो तो उसे प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो वेल। और अगर उनके फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो कंडीशंस उन्हें मिल जाते हैं तो कोई भी प्लांट जो होता है वो अच्छे से ग्रो करता है। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। और उतना ही नहीं, अगर हमारे यहाँ खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो हमारे जो देश का जो वेल्थ है जो वो भी इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है थिंक ग्रीन, यूज अ नेचुरल पेस्टिसाइड्स। ओके, इसमें क्या है, टेक अ हैंडफुल ऑफ ड्राई नीम सीड्स एंड ग्राइंड देम इनटू फाइन पाउडर। हमें एक सूखे नीम के पत्तों को लेना होगा, उसको पाउडर बनाना होगा, फिर उसको 1 लीटर पानी में रात भर उसको भिंगा कर छोड़ देना होगा। फिर वो सारा का सारा जो लिक्विड है उसको हमें अपने पॉटेड प्लांट्स में डालने होंगे, तो वो हमारा क्या होता है, इंसेक्टिसाइड का काम करता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। We will discuss the question answer in the next video. Okay, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.